जी, चलिए, गुड आफ्टरनून। बस लेक्चर की शुरुआत करेंगे और बीएनएस के एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़ने शुरू की थी कल। 14 एक्सेप्शंस हमने पढ़ी थी। एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। कुछ ऐसे एक्ट जिनको ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर इन सिचुएशंस में किए जाते, ये हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि एक पर्सन, ठीक है जी, एक पर्सन एक्ट करता है ये सोच करके कि ही इज बाउंड बाय लॉ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, उसे गलत लगा तो उसे ऑफेंस ट्रीट नहीं करेंगे। जज जब जुडिशली एक्ट करते हैं तो उसे ऑफेंस ट्रीट नहीं किया जाता। कोर्ट के ऑर्डर, ठीक है जी, या जजमेंट का पालन करने के लिए अगर कोई एक्ट करता है कोई पर्सन तो उसे क्या नहीं माना जाता? बोलो भाई, ऑफेंस ट्रीट नहीं करते। इसी तरीके से एक पर्सन जो जस्टिफाइड पर्सन था, उसे लगा कि आई एम जस्टिफाइड, मुझे ये एक्ट करना चाहिए, इस कारण से उसने किया तो ऑफेंस ट्रीट नहीं करेंगे। कोई एक्सीडेंट हो जाता है लॉफुल एक्ट करते हुए, ठीक है, जानबूझ के नहीं किया गया, कुछ भी प्रॉपर केयर और प्रिकॉशंस लिए गए थे, बट स्टिल कोई एक्सीडेंट हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए तो उसे ऑफेंस ट्रीट नहीं करते। किसी अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई हार्म कोज हो जाता है तो उसे भी ऑफेंस नहीं मानेंगे। 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया किसी एक्ट को ऑफेंस ट्रीट नहीं करते। 7 वर्ष से ज्यादा है परंतु 12 वर्ष से कम की आयु है लेकिन इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, इस कारण से अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसे भी ऑफेंस ट्रीट नहीं करते। अनसाउंड माइंड का अगर कोई पर्सन है वो कोई एक्ट करे तो ऑफेंस ट्रीट नहीं करेंगे। एक पर्सन इनकैपेबल था, खुद की जजमेंट नहीं बना पा रहा था, रीजन बीइंग की इंटॉक्सिकेशन, वो भी खुद की कंसेंट से नहीं, उसकी विल के अगेंस्ट अगर इंटॉक्सिकेट किया है उस कारण से उसने कोई ऑफेंस किया तो ऑफेंस ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से 2-3 पॉइंट और हमने पढ़े थे कि प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है या कंसेंट से कोई एक्ट किया जा रहा है उसके कारण डेथ हो जाती है, गुड फेथ में कोई काम किया जा रहा है फिर डेथ हो जाती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। डन। अब देखो भाई, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। सी क्या लिखा है कि अभी आपने ये पढ़ा था कल एक्सेप्शंस में कि अगर एक पर्सन कंसेंट देता है उस कारण से हमने कोई एक्ट किया और फिर क्या हो जाता है, हार्म पहुंच जाता है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसे क्या नहीं कहते हम? ऑफेंस नहीं कहते हैं। लेकिन इस पॉइंट में ये बता रहे कि कंसेंट ली गई है सामने वाले को किसी डर में रख करके, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 a consent is not such a consent as is intended by any section of BNS। कह रहे कोई कंसेंट ले ली गई है तो भी उसको कंसेंट नहीं मानेंगे, जैसा आपने बीएनएस में अभी पढ़ा किन किन सिचुएशन में। पहली, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, आपने किसी पर्सन को चोट पहुंचाने का डर दिखाया फिर उसकी कंसेंट ली, फिर उसने कंसेंट दे दी, फिर एक्ट किया और उस एक्ट के कारण किसी पर्सन को चोट पहुंचती है तो उसे क्या ट्रीट करेंगे? बोलो भाई, ऑफेंस माना जाएगा। और अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब कह रहे एक पर्सन की कंसेंट ली गई है किसी फियर या इंजरी का डर दिखा करके, इस वजह से कंसेंट दी और जिसने कंसेंट लिया उसको पता है या उसके पास सफिशिएंट रीजन है ये बिलीव करने के लिए कि ये कंसेंट कैसे ली है, उस डर के कारण ली है। एंड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent। दूसरा कह रहे पहले में तो ये लिखा कि डर दिखा करके, दूसरे में ये लिखा है कि कुछ इंटॉक्सिकेशन या अनसाउंडनेस के कारण आपने कंसेंट ले ली और सामने वाले को ये नहीं पता जिस चीज के लिए वो कंसेंट दे रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। तो कह रहे अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 years of एज, या फिर जिसकी कंसेंट ली है वो 12 साल से कम उम्र का है, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि सामने वाले की कंसेंट जेन्युइन कंसेंट नहीं है इन दोनों केसेस में। क्लियर? तो अगर ऐसे तरीके से कंसेंट ली गई है तो नहीं, अदरवाइज अगर कंसेंट दे करके कोई काम किया तो उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे। डन? क्लियर? इसके अलावा एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। कह रहे कुछ ऐसे एक्ट बताए जाते हैं जिनसे चाहे हार्म हो या ना हो, करना ही क्या है? ऑफेंस है। आ रही है बात समझ में? जैसे बेसिक सा एग्जांपल मान लो, तेजाब को बेचना बैन कर दिया गया, तब आप तेजाब से किसी को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, बेचना ही क्या है? गैर कानूनी। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ो। मिसकैरेज करना, गलत सोच, मिसकंसेप्शन, भाई गलत लगा। कोजिंग मिसकैरेज, कह रहे अनलेस कोज्ड इन गुड फेथ,
कह रहे अब देखो मिसकैरेज एक ऑफेंस है और ये इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि सामने वाले को हार्म पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो कह रहे अनलेस द मिसकैरेज इज कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन, तो ठीक है, अभी मिसकैरेज करना पड़ा, अदरवाइज क्या था, खतरा था, ठीक है जी, उस लेडी को भी जो प्रेग्नेंट थी, तो मिसकैरेज क्या है, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अदरवाइज अगर मिसकैरेज किया है, अबॉर्शन किया है, तो वो क्या है जी, ऑफेंस है। पढ़ा है सबने, देखा होगा, सुना होगा, ठीक है जी। अबॉर्शन करना, मिसकैरेज करवाना क्या होता है, ऑफेंस होता है। तो कह रहे अगर मिसकैरेज किया है, फिर आप ये कह रहे जी देखो वुमेन को कोई चोट तो नहीं पहुंची, ठीक है जी, कोई हार्म तो हुआ ही नहीं, तो कह रहे हार्म हो ना हो, ठीक है, यही तो टाइटल है ना कि कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो ऑफेंसेस हैं इंडिपेंडेंटली कि उससे हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म, कि आप ये नहीं कह सकते कि ये तो ऑफेंस है ही नहीं जी, क्यों, क्योंकि सामने वाले को कोई हार्म तो हुआ ही नहीं और सामने वाले की कंसेंट थी या गार्डियन की कंसेंट थी, तो कह रहे इससे आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अगर कुछ ऐसे एक्ट बताए गए जो ऑफेंस हैं, चाहे उनसे हार्म हो या ना हो, तो ऑफेंस है, तो ऑफेंस है, ठीक है जी। कह रहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 एक्सेप्शन जो ऊपर दी गई हैं उन एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती जो इंडिपेंडेंटली ऑफेंस बताए गए हैं, यानी कि जिनको पहले से भी बोल दिया गया ऑफेंस है, फिर आप ये नहीं कह सकते सामने वाले की कंसेंट थी नहीं थी, हार्म पहुंचाया नहीं पहुंचाया, कह रहे वो चीज नहीं देखेंगे, अगर ऑफेंस है तो ऑफेंस है। क्लियर, फटाफट से पढ़ो एक बार दोनों। पढ़ लिए, देखो एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, इन शॉर्ट ऐसे समझो, एक जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन एक रोड पे जा रहा है और उसने हेडफोन लगा रखे हैं और सामने से व्हीकल आ रहा था, उसका ध्यान नहीं है, आपने एकदम से उसको धक्का दे दिया उसको बचाने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे एक्ट अगर किए जाते हैं गुड फेथ में सामने वाले के बेनिफिट के लिए बिना उसके कंसेंट के, तो उसे भी क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent. If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent. भाई मान के चलो, कह रहे एक पर्सन उस समय पे या तो इम्पॉसिबल था कि आप उससे कंसेंट ले, या ऐसा था कि वो पर्सन कंसेंट दे पाए, ऐसी सिचुएशन में अगर आपने किसी पर्सन के गुड फेथ के लिए कोई एक्ट किया और उससे अगर कोई हार्म हो जाता है, तो ये नहीं कह सकता सामने वाला पर्सन की क्या कर दिया जी, ऑफेंस किया है। समझ गए भाई, कह रहे या तो इम्पॉसिबल था उस पर्सन के लिए कंसेंट दे पाना, या वो पर्सन क्या था, इनकैपेबल था उस समय पे अपनी कंसेंट देने के लिए, या फिर एंड हैज नो गार्डियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम फ्रॉम हुम इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट इन टाइम फॉर थिंग टू बी डन विद बेनिफिट। कह रहे ना फिर ऐसा समय था कि उसके लीगल गार्डियन है, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से हम कंसेंट ले पाते। इतनी बात समझ में आई? क्लियर, देखो क्या लिखा है, अब कह रहे ये चीज की दैट इज आपको फायदा मिल जाएगा, ये एक एक्सेप्शन है कि आप ये कह सकते हो मैंने तो जी तुम्हारे बेनिफिट के लिए ये काम किया था और कंसेंट लेने का समय नहीं था, लेकिन इन सिचुएशन में ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, यानी कि दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू क्या, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। मतलब आपने सोचा कि सामने वाले को मैं उस गाड़ी से उड़ने से तो बचा लूं, लेकिन आपकी इंटेंशन ये कि ये मरना तो चाहिए और दुनिया की नजरों में ये दिखेगा मैं तो बचाना चाह रहा था जी, वो पहाड़ी पे चल रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी, आपने बोला गाड़ी उड़ा देती इसको, इसलिए मैंने पहाड़ी से ही धक्का दे दिया, और आपकी इंटेंशन यही थी कि उसकी डेथ हो जाए या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस एक्सेप्शन का फायदा नहीं उठा सकते। समझ गए? ये देखो मौत तो होनी थी, तो मेरे को लगा कि मैं इसको बचा लूं, मेरे को नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। भाई कुछ ऐसा एक्ट आप कर रहे हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको लग रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, विच कैन रिजल्ट इन टू डेथ, तो आप क्या नहीं कह सकते जी कि आप इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। दूसरा, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कह रहे पहले में तो ये लिखा है कि जानबूझ के आपने ऐसा एक्ट किया कि सामने वाले की डेथ हो जाए या कोशिश की कि वो मर जाए। दूसरे में फिर वही बात कि आपने ऐसा एक्ट किया जिससे आपको पता है कि क्या हो सकता है, या तो डेथ हो सकती है या सामने वाले को बहुत गंभीर चोट लग सकती है, और फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे और कंसेंट लेने का टाइम नहीं था,
इस वजह से उन्होंने ऑपरेट किया, डेथ हो गई, ठीक है जी, तो वो कह सकते हैं बेनिफिट उठा सकते हैं इस चीज का। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, डेथ में कन्वर्ट हो सकती है ये चीज, ठीक है, डॉक्टर वैसे देखो वो सिचुएशंस अलग होती हैं, डिपेंड करता है किस तरीके की सर्जरी थी, कहाँ कंसेंट रिक्वायर्ड थी, नहीं रिक्वायर्ड थी, अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ डॉक्टर के एग्जांपल से तो जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ जी कंसेंट लेने का टाइम नहीं था, ऑपरेट किया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी को रोड पे चलते हुए बचा लिया, या फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स ऐसे वायरल होती हैं सीसीटीवी वाली, जिसमें क्या होता है कि कोई बच्चा सामान खरीद रहा होता है और कोई गाड़ी आके रुक जाती है, ठीक है जी, किडनैपिंग की इंटेंशन से, और जैसे वो बच्चा क्रॉस करता है, पास जाता है, तो शॉपकीपर को लगता है कि हाँ किडनैपिंग हो सकती थी, इस वजह से वो उसको एकदम से क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगी ऐसी क्लिप्स। तो यानी कि अगर आपका अटेम्प्ट ऐसा है जो आपने गुड फेथ में किया है किसी पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए, तो इस एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपका अटेम्प्ट ऐसा है कि आप इंटेंशनल डेथ चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले की डेथ हो जाए, तो इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सामने वाले को बहुत गंभीर चोट या डेथ हो सकती है, और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, या फिर आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे किसी ऐसी चीज से जो बहुत ज्यादा गंभीर थी, तो क्या नहीं हो सकता, आपको इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक डॉक्टर कहते हैं जी देखो बहुत गंभीर डिजीज थी, जरूरी था उस समय पे ये एक्शन लेना, अदरवाइज माइंड की मान लो वेन्स ब्लॉक हो सकती थी, ठीक है जी, इस तरीके की चीजें, तो ठीक है, अन्यथा आपको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। तीसरा, जानबूझ के चोट पहुंचा दी या कोशिश की चोट पहुंचाने की किसी और पर्सन के लिए, अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। आपके पास ऐसा कोई जेन्युइन सा रीजन है नहीं कि धक्का क्यों दिया, या सामने वाले को आपके एक्ट से चोट लगी, तो आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं कि मैं डेथ से बचाना चाह रहा था या किसी और चोट से बचाना चाह रहा था, तो फिर क्या होगा, ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। या फिर किसी को द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, या फिर किसी को बहलाना फुसलाना या कुछ ऐसा करना, द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस और टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, या फिर कोई ऐसा काम करना जिसको करना ही अपने आप में अपराध माना जाता है, तो फिर क्या नहीं कह सकते कि ये एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। जनरली इसके एक्सेप्शंस लिखने की जरूरत है नहीं, टॉपिक यही क्वेश्चन बनता है जो बनता है एग्जाम में, कि ये बता दीजिए कहाँ कहाँ पे बीएनएस के एक्सेप्शन है या किनको ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाता। मैंने कहा था 12 पॉइंट कर लेना, मोर देन इनफ है, ठीक है जी। कभी ऐसा देखा है किसी मूवी में एक पर्सन की डेथ होती है, ठीक है जी, तो जाकर के उसके घर वालों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो नहीं रहा, सुनते ही हार्ट अटैक आ जाता है और फिर ये भी नहीं रहते। बोलो भाई, भाई एक डॉक्टर ने आकर के बोला कि सॉरी, ठीक है जी, नहीं बचा पाए, ये सुनते ही डॉक्टर के सामने एक और, ठीक है जी, अब इसके परिवार वाले कह रहे डॉक्टर साहब आप इसकी मौत का कारण बने, तो कह रहे कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ठीक है जी, किसी को आकर के बोला स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, तुम्हारा सारा पैसा डूब गया, और वो वहीं पे, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है जी, उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए कुछ बताए गई है, बता देंगे अभी, एक बार इसको कवर कर लो, ठीक है जी। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, गुड फेथ में कोई चीज कम्युनिकेट की है और रीजन बिंग कि उसके कारण ऐसा हो गया, ठीक है क्या, बोलो भाई। किसी पर्सन ने एक्ट किया, क्यों किया, क्योंकि उसको कंपेल किया गया था डरा धमका करके, ठीक है जी। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता क्या कि किसी से कोई काम करवा लेते तुम्हारे बच्चे को, ठीक है जी, जान से मार देंगे, ठीक है, ये हालांकि अभी एक्सेप्शन आएगी, डर बता रहा हूं, किसी को डराया जाता है ना कि ऐसा कर देंगे, ठीक है जी, जाओ ये काम कराओ, इन शॉर्ट ऐसे समझो, मैं फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे को डर दिखा रहा हूं, ठीक है जी, कोई कुछ गलत कर दिया जाएगा आपके साथ, बचना चाहते हो तो जाओ सामने वाले की जान ले लो, या बचना चाहते हो तो इतना पैसा चोरी करके ला दो। देखा ना मूवीज में, जनरली जो करेक्टर होता है, एक जो हीरो होता है, वो उससे विलेन जो है वो कुछ काम करवाता है, भाई तुम ये काम कर दो अगर इसको बचाना चाहते हो या ये चीज को होने से बचाना चाहते हो, ठीक है जी। तो अब पढ़ो, अब इसमें ना एक चीज का एक्सक्यूज नहीं होता कि आप ये कह रहे हो जी मैंने सामने वाले की जान ले ली क्योंकि मेरे को डराया जा रहा था कि मुझे जान से मार देते, अब जान तो जानी थी एक जी, या तो मेरी जाती या जिसकी मैं जान ले रहा हूं उसकी जाती, तो ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। डेथ किसी की कर रहे हो तो आप इसका क्या नहीं कर सकते, बोलो भाई। देखो लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 एक्सेप्ट मर्डर,
ठीक है जी। एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, इन दो चीजों को छोड़ के, मर्डर को छोड़ के, बोलो भाई, और दूसरा ऐसे ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट जिसकी सजा क्या है, डेथ सेंटेंस है। भाई इन दो ऑफेंसेस को छोड़ के, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to death person will otherwise be the consequence। मतलब सिर्फ मर्डर को छोड़ के इन शॉर्ट ऐसे समझो, कल को मैं कोई भी ऑफेंस कर दूं, ठीक है जी, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे, जब मैंने ये ऑफेंस किया तो मुझे कंपेल किया गया था, डराया जा रहा था। क्या कि जब मैं वो ऑफेंस कर रहा था तो मेरे को ऐसे डराया जा रहा था कि उससे मेरे क्या हो जाएगी जी, मुझे या तो जान से मार देंगे, तो या तो मैं कुछ ऐसा कर दूं, अन्यथा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरी जान चली जाएगी। ये एक्सक्यूज मैं दे सकता हूं जी, मैंने चोरी की, क्यों की? क्योंकि मुझे डराया गया था जी, मुझे जान से मार देते। ठीक है जी, मैंने ये खिड़की तोड़ के पेपर चुराया, क्यों तो चुराया ये पेपर? क्यों? रीजन बिंग कि मुझे डर दिया जा रहा था, कि मुझे डराया जा रहा था जान से मार देंगे। लेकिन दो जगह नहीं बोल सकता मैं ये, मैंने मर्डर कर दिया जनाब, क्यों? क्योंकि मेरे को डराया जा रहा था कि मुझे जान से मार देंगे, तो खुद को बचाने के लिए मैंने मर्डर कर दिया। नहीं, किसी की जान लेना गलत है, खुद मर जाओ, किसी और को क्यों मार रहे हो? आई बात समझ में? ये चीज है। यह स्टेट के अगेंस्ट मैंने ऑफेंस किया, ऐसा ऑफेंस जिसकी डेथ सेंटेंस है, क्यों किया? नहीं करना था। ठीक है जी, अपनी जान ज्यादा प्यारी है क्या देश से? समझ गए क्या? बोलो भाई। However, the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint। कह रहे द पर्सन, however द पर्सन जिसने ये एक्ट किया है, खुद से या खुद से ऐसे ना बोले जी मुझे ऐसा लग रहा था, जेन्युइन होनी चाहिए वो चीज कि एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि उसने वो काम किया, उसने उस ऑफेंस को अंजाम दिया, वो जेन्युइनली उस किसी चीज से बंधा हुआ था, यही कह लो। कैसे? पढ़ो। एक पर्सन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपने आप से, या ये कह लो बाय रीजन ऑफ ए थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन, कि पिटाई कर देते जी। ठीक है, एक पर्सन ये कह रहा है भाई अपनी मर्जी से गया था, ये कह लो उसको ये डर था जी मुझे पीटते, इस कारण से मैंने डकैतों की गैंग को ज्वाइन कर लिया, ये जानते हुए भी कि उनका करेक्टर क्या है। तो कह रहे इज सच पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन ऑन द ग्राउंड, ये कह करके मुझे तो जी कंपेल किया था मेरे साथियों ने। मतलब एक डकैत पकड़े जाने के बाद ये कह रहा है जी मैं तो डकैती नहीं करना चाह रहा था, इन्होंने बोला था तेरे को खूब पीटेंगे, मैं क्या करता जी, मजबूरी थी मेरी। आई बात समझ में? भाई जब एक पर्सन खुद ही डकैती में शामिल, दैट इज डकैत बना है, और बाद में ये कह रहा है जी मैं क्या करता, मैं डर गया था। ठीक है जी, 2 थप्पड़ लगाए मैंने, हाँ भर दी। समझ गए? लेकिन इसका अपोजिट एग्जांपल पढ़ो। एक पर्सन को कैद किया गया, डकैतों ने पकड़ा, उसको फोर्स किया कि तेरे को जान से मार देंगे, इसलिए उसने एक ऑफेंस किया, टू डू ए थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। कैसे? जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल ताले की चाबी बनानी आती है किसी को, उसको पकड़ लिया, जान से मार देंगे इस ताले की चाबी नहीं बनाई तो। स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ ए हाउस फॉर द डकैट टू एंटर एंड प्लंडर इट। ठीक है, कुछ डकैतों ने एक पर्सन को पकड़ा, बोला ये ताला खोल, ठीक है जी, या इसका सीक्रेट कोड क्या है पता कर, हैक कर, या इस गेट को तोड़ ताकि हम डकैती कर सकें। वो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। समझ गए भाई? एटलीस्ट 10 to 12 एक्सेप्शंस याद कर लेना जिनमें आप कॉन्फिडेंट है, जिनको आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये ध्यान दो ना, वो खुद अपनी मर्जी से गया है। बात जनरली ये नहीं होता, जब अपराधी पकड़े जाते हैं, मान लो ग्रुप में पकड़े गए, कह रहे जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को तो ये डरा गए थे, मैं तो डर गया था, ये मेरे को साथ ले गए थे। सजा कम मिल सकती है, ठीक है जी, कुछ और हो सकता है, बट ये नहीं कहेंगे कि उसने ऑफेंस नहीं किया। समझो, ये कहना चाह रहे कि हम ये नहीं कहेंगे कि तुमने ऑफेंस नहीं किया, ऑफेंस तो माना जाएगा। साथ का गया है, पकड़ा है उसको, पहले तुम स्टार्टिंग नहीं पढ़ते क्या? अब तू क्लास से छुट्टी हुई, मान ले तेरे को बाहर जाते डकैतों ने उठा लिया, ठीक है, आप क्लास से बाहर निकले, कॉमनी आई, गेट खुला, आप गायब। ठीक है जी, फिर आपके स्किल्स का इस्तेमाल, आपका हुनर इस्तेमाल करके उन्होंने कोई गेट वगैरह खुलवाया आपसे, आई बात समझ में? फिर डकैतों ने चोरी की, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं जी अब आपको सजा मिलनी चाहिए, बताओ? नहीं मिलनी चाहिए। अब आप सेम एग्जांपल, आप क्लास से बाहर गए, आपको बोले 1000 रुपए मिलेंगे, चलेगा क्या डकैती करने? बोले 1000 रुपए, हाँ चलो।
सुन तो लो। आगे जाके आप घबरा के बोले ना, वो कह रहे अब आ गया बेटा साथ, अब पिटेगा। ठीक है जी, तो बाद में आप बच नहीं सकते ये कह करके जी मेरे को डर दिखाया गया था। समझे क्या? हाँ, शामिल हुआ है ना उसने, ये भी तो पढ़ो, जॉइंस अ गैंग ऑफ डकैत। पिट लेता भाई, जरूरी थोड़ी था डकैती में साथ जाना। हाँ, ऑब्वियसली। अगर आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं आप किसी और की जान ले लोगे। तो बच जाएगा बेटा। आप नहीं समझ रहे। हम्म। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट जब पढ़ोगे, कल भी आपने एक पॉइंट पढ़ा था, एक्यूज्ड को खुद को प्रूफ देने होते हैं कि मैंने ये क्या नहीं किया है, क्राइम नहीं किया है। हालांकि ऐसा नहीं होता हर केस में, सबसे पहला रूल ये होता है जो पर्सन एलिगेशन लगाता है उसे प्रूव करना पड़ता है। समझे? अब कल को आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दोगे, मैं तो घूमता रहूंगा कोर्ट में प्रूव करता हुआ, वापस आऊंगा तो तुम्हारा ये दोस्त एलिगेशन लगा देगा, फिर मैं जाऊंगा प्रूव करके आऊंगा, तीसरे दिन फिर आऊंगा, फिर ये दोस्त लगा देगा एलिगेशन। नहीं, ये तो नहीं लगाएगा। ठीक है जी। ना ना ना। ठीक है जी। समझे? तो जब बीएस से पढ़ोगे उसमें आएगी ये चीज, एलिगेशन जिसने लगाई है वो प्रूव। लेकिन आप एक क्राइम में पकड़े गए हो, आपको आपके ये कह लो जी फेवर में सबूत पड़े हैं, उसके अगेंस्ट में तो खुद को प्रूव करना पड़ेगा ना। समझ गए? अब जो देखो ये जितनी भी एक्सेप्शन है ये प्रूव तो करनी पड़ेगी ना पार्टी को। अब आप कह रहे हो जी मेरे को ले गए, मैंने डकैती कर ली, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तो प्रूव करो कि देख लो जी मेरा कोई रिलेशन है ही नहीं। और अगर कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, ना तो आपकी कोई कॉल डिटेल्स है, ना आप कभी मिले हो, ना कोई ऑडियो वीडियो प्रूफ है, नथिंग एट ऑल, तो माना जाएगा आपकी बात कि हाँ आपको जान से मारने की धमकी दी थी। यही तो, किसी भी ऑफेंस में बच जाओगे, कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा कुछ भी, अगर आपने किया है। ठीक है जी, रीजन बिंग की डेथ का डर दिखाया गया था या कुछ ऐसा, मर्डर किया है किसी का तो नहीं बचोगे ये कहकर के जी मेरे को मार देते हैं, तो मर जाते हैं। ठीक है, वो पर्सन की बात कर रहा हूं। क्लियर? पहले ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता था, अब एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सबको भी पता होगा प्राइवेट डिफेंस। बोलो भाई। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। आत्म सुरक्षा, ठीक है जी, खुद को बचाना, खुद की सुरक्षा करना इज नोन एज प्राइवेट डिफेंस। ठीक है जी, डन। बोलो भाई। अब मान लो मिस्टर एस अपने घर में सो रहे थे आराम से। ठीक है जी, इनको थोड़ा सा शोर सुनाई दिया, इन्होंने पाया कि इनके रूम में दो चोर हैं। ठीक है जी, मंकी कैप लगा करके आए हैं। ठीक है जी, और जैसे ही इनकी आंख खुली चोरों ने देख लिया और बोले चुपचाप सोता रहे, अन्यथा ठीक नहीं होगा। अब इनके पास ऑप्शन था, या तो सो जाते, ठीक है जी, परंतु ये नहीं सोए। ठीक है जी, ये उठ के बैठ गए, उन्होंने समझाया, ठीक है जी भाई सो जाओ या हमें जाने दो, कहता नहीं आज तो पिटोगे। ठीक है जी, इतना कहते ही दोनों चोरों ने एक एक थप्पड़ मार दिया। अब भाई को, मिस्टर एस को ये चीज गलत लगी, तो इस चीज में ये खुद को बचाने के लिए, ठीक है जी, उनको धक्का दे सकते हैं। ठीक है जी, मतलब अब अगर ये खुद उनसे मार पिटाई करते हैं, उनको बांध देते हैं, प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसे क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं ट्रीट करते, राइट है प्राइवेट डिफेंस का। समझ गए भाई? इतनी बात समझ में आ गई? प्राइवेट डिफेंस सभी समझ गए होंगे, बेसिक ही टॉपिक है क्या होता है। लेकिन मानो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एस सो रहे थे, आंख खुली, कमरे में दो चोर दिखे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल इनके पास गन थी। ठीक है जी, जैसे इनको चोर दिखे, उठे, दोनों को वहीं पे शूट कर दिया। अब कह रहे जी प्राइवेट डिफेंस में मुझे जान लेनी पड़ गई, क्या ये एक्सक्यूज जेन्युइन है? नहीं। प्राइवेट डिफेंस का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को जान से मार देंगे, अनटिल एंड अनलेस आपकी जान पे बनाई है। समझ गए भाई? भाई इन शॉर्ट ऐसे समझो, मतलब इमेजिनेशंस में फॉर एग्जांपल ऐसा है, फिर वही एग्जांपल, मिस्टर एस सो रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, मिस्टर एस डी सो रहे हैं।
वॉइस चेंज कर दिया, ठीक है जी। आराम से सो रहे हैं ये, ठीक है जी। इमेजिनेशंस में मान के चलो, और दो चोर आते हैं, ये डर जाते हैं कि रहने दो जी, चोरी मत करो, कुछ भी नहीं है। खूब हाथापाई होती है, मार पिटाई हो रही है, और इन्होंने गन निकाल ली चोरों ने, और इसको शूट करने जा रहे हैं, और एकदम से इसके अंदर का हीरो जाग जाता है, ठीक है जी। दो चार कराटे करता है, बंदूक छीन के उनको ही जान से मार देता है, दोनों चोरों को। अब ये प्राइवेट डिफेंस में ये कह सकते हैं जी मेरी जान पे बनाई थी, दे आर गोइंग टू शूट मी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे शूट कर देते, मैंने खुद को बचाने के लिए ये एक्ट मुझे करना पड़ा। जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि खुद की जान पे बन आई है, तब तक प्राइवेट डिफेंस के नाम पे आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। समझ गए भाई? बोलो भाई। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चैप्टर 3 अंडर बीएनएस। 11 सेक्शंस बनाए गए हैं जो प्राइवेट डिफेंस से डील करते हैं। कैसे कैसे हैं पढ़ लो भाई। पहला, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आत्म सुरक्षा के लिए, ठीक है जी, किया गया कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं बनेगा। डन। फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। प्राइवेट डिफेंस का यूज ना सिर्फ आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बल्कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37। क्या? टू डिफेंड, खुद को बचा सकता है वो, और प्रॉपर्टी को भी बचा सकता है, ठीक है जी। 37 की रिस्ट्रिक्शंस आगे आएंगी, उनको ध्यान में रखते हैं। 35 ये कहता है, बेटा बाद में कर लियो इन्वेंशन इधर, ठीक है जी। हर पर्सन के पास अधिकार है क्या? वो डिफेंड कर सकता है किसको? हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। समझ गए भाई? बोलो भाई। मिस्टर एस जा रहे थे, इनको दिखा कि दो लोग हैं और ये किसी को परेशान कर रहे हैं या रेप कमिट करने वाले हैं, इस वजह से इन्होंने इनको चोट पहुंचा दी। ये जेन्युइन रीजन है प्राइवेट डिफेंस में। ये नहीं कह सकता जी मेरे साथ ऐसा हो रहा था, किसी और पर्सन के साथ, ठीक है जी। अगर किसी, हंस रहे हैं बताओ, वही तो गलत है ना, ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के खुद की बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है। समझ गए भाई? या फिर प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल। मिस्टर एस ने देखा कि कोई, ठीक है जी, मान लो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एस ने देखा कि इनके एक अच्छे मित्र या इनके एक टीचर की गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है जी। इसने तुरंत प्रभाव से उस चीज को रोका। आई बात समझ में? यानी कि जब मिस्टर एस को लगा कि कोई किसी की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को चोट पहुंचा रहा है, खुद की इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे भी क्या कर सकते हैं जी? ये बोलो भाई, प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे थेफ्ट, रोबरी, मिसचिफ या क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने टोर्ट में भी पढ़ा था ना, ट्रेसपासिंग, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहां भी था, सेल्फ हार्म से बचने के लिए, याद है क्या? ठीक है जी। भाई मान लो इनके घर में कोई घुस रहा है जो नहीं होना चाहिए उस समय पे अवेलेबल वहां पे, तो उसको निकाल दिया, या थेफ्ट रोबरी बचाने के लिए। क्लियर है जी? डन। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं क्या? बोलो भाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 व्हेन एन एक्ट, ठीक है जी, which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person. Every person has the same right of private defense against that act which would have if the act were that offense. In short ये कह रहे हैं, एक पर्सन, अलग अलग देखो, अलग अलग वर्डिंग्स यूज की है, जिसमें मान लो ये कह लो बुद्धि की कमी है, अनसाउंड है, मैच्योरिटी नहीं आई है, इंटॉक्सिकेटेड है, मिसकंसेप्शन है, कोई भी ऐसा रीजन है, ठीक है जी, उस रीजन के कारण वो पर्सन, अगर, अब देखो कायदे से ऐसे समझो, इस पर्सन को इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है, ये अपने होश में नहीं है, अब ऑल्दो ये कुछ करेगा तो ऑफेंस तो नहीं कहलाएगा। बोलो भाई। रीजन बिंग किसकी? अगेंस्ट हिज विल इसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, ऑफेंस नहीं कहलाएगा ये। आई बात समझ में? लेकिन आप तो खुद का बचाव करोगे। बोलो भाई। खुद का बचाव करोगे या बैठे रहोगे कि वैसे भी ऑफेंस तो कर ही नहीं रहा? तो कह रहे वहां पे भी क्या कर सकते हैं? प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं।
ठीक है जी, समझे क्या? एक्टिव रहा करो बेटा क्लास में। डन क्या? बोलो भाई, सुन लो भाई, ऐसे एक्ट जिनके लिए कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। आगे ना रिस्ट्रिक्शंस सेक्शन 37 वाली, देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कब? अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, although the act may not be strictly justifiable by law। जैसे अभी ना 1-2 साल पहले एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुई थी, एक क्रिकेट स्टेडियम की वीडियो थी, जिसमें एक पर्सन को पुलिस ऑफिसर डांट रहे थे। वो पर्सन उसका विरोध कर रहा था, तो पुलिस ऑफिसर ने ना थप्पड़ लगा दिया। ठीक है जी, बदले में उसने भी हाथापाई शुरू कर दी। प्राइवेट डिफेंस नॉट अलाउड। समझ गए? अब ये पॉइंट ध्यान से पढ़ लो, आप प्राइवेट डिफेंस का हवाला नहीं दे सकते। ठीक है जी, कब तक? अच्छा मान लो, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर ऐसे करने पे आ जाते कि बंदूक निकाल ली, शूट करने वाले हैं, अब क्या कर सकते हैं? प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, आप प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। कब? अगेंस्ट एन एक्ट, ऐसे एक्ट के लिए जिससे क्या नहीं होने वाला आपके मन में, ठीक है जी, मौत का डर पैदा नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? कि डेथ की अप्रिहेंशन नहीं हो रही कि अगर मैंने नहीं रोका तो ये मुझे जान से मार देंगे। ऐसा एक्ट है जो नॉर्मल है। आई बात समझ में भाई? जिससे ना तो आपकी डेथ हो सकती, ना ग्रीवियस हर्ट हो सकता। आगे बात समझ में? करने वाला कौन है? इफ डन, कर दिया है या करने जा रहे हैं, कौन? पब्लिक सर्वेंट। कब? गुड फेथ में। और कब? अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। वैसे हो सकता है, अब थप्पड़ लगाना आप कह रहे हो जी गलत है, कह रहे ऑल्दो द एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, आप ये कह सकते हो जी कानूनी रूप से सही नहीं किया, ये थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था, गलत है, लेकिन आप वहां पे प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते। समझ गए भाई? इसको लिख लेना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर कुछ करने से रोक रहे हैं, उस दौरान थप्पड़ लगा दिया, बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है जी, समझ गए क्या? बाद में भूल जाओगे। ठीक है, लिख लेना, क्रिकेट स्टेडियम में पुलिस ऑफिसर ने थप्पड़ लगा दिया था। फिर से सुन लो, प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते उस एक्ट के लिए जिससे एप्रिहेंशन ऑफ डेथ या ग्रेवियस हर्ट नहीं है। हाँ, सामने वाला अपने पोजीशन का फायदा उठा करके, ठीक है जी, पब्लिक सर्वेंट है, इस चीज का फायदा उठा करके बिल्कुल ही मारने पे आ गया है, तब यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। क्या ये होता है? बस फिर तो वो तो बेटा फिर पेरेंटल वो है ना, आप ये नहीं कह सकते। अब मान लो किसी के फादर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने थप्पड़ लगा दिया, है ना, तो आप कह दो कलर ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है जी, कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है। उस समय पे वो अपने पिता होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। ठीक है जी, अब वो कर्तव्य एक बार निभाया, 2 बार निभाया, या जब तक पढ़ने नहीं बैठे तब तक निभाया। धन भाई, बोलो, बोल सकते हो क्या?
दूसरा पॉइंट, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द, फिर वही बात लिखी है सेम, बोलो भाई, सेम लिखा, देखो पूरा पॉइंट यहां तक सेम है, बस फर्क क्या आ गया, यहां पे पब्लिक सर्वेंट खुद था, यहां पे बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, समझ गए भाई, सिर्फ ये फर्क है, यहां पे पब्लिक सर्वेंट खुद था, यहां पे बाय द डायरेक्शन, ऊपर से ऑर्डर आए थे जी, इस वजह से हम आपको इस तरीके से। अच्छा एक चीज और, ऑफेंडर के केस में नहीं है ये, ठीक है जी, कोई मान लो ऐसा पर्सन है जो ऑफेंडर है, जिसने 2-3 ऑफेंस किए हैं, जिनकी सजा ही डेथ सेंटेंस मिलने वाली है, ठीक है जी, उसको अरेस्ट करने गए पुलिस ऑफिसर, ठीक है जी, और वो भाग रहा था, इसलिए पुलिस ऑफिसर यूज करनी पड़ी उसको अपनी गन की पावर, ऑफेंडर ने मान लो पुलिस ऑफिसर को मार दिया, फिर कह रहा है प्राइवेट डिफेंस, मेरी जान पे बनी आई थी, क्या करता, ऑफेंडर को नहीं मिलेंगे ये चीज, आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली है कि एक पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, अरेस्ट करने के लिए, बोलो भाई, पावर का यूज कर सकते हैं, बस वो पावर डेथ में रिजल्ट ना करे, अनटिल एंड अनलेस सामने वाले ने ऑफेंस ही ऐसा कर रखा था जिसकी सजा क्या है, डेथ सेंटेंस है, क्लियर। और तीसरा, प्राइवेट डिफेंस का कब नहीं मिलेगा बेटा राइट, जब आपके पास पूरा टाइम था कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की प्रोटेक्शन मांग सकते थे, ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में, आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3-4 गुंडे बैठे हैं, ठीक है जी, और वो आपके घर सोने का इंतजार कर रहे हैं कि सोएंगे, घर की लाइट बंद होगी, तब हम जाके चोरी करेंगे, तो भाई तुम फोन कर दो ना पुलिस ऑफिसर, पुलिस को फोन करो, पुलिस आएगी, बाहर की बार अरेस्ट कर लेगी, आपने वेट किया ना कुछ किया, सीधा गए, डंडा निकाला, गाड़ी के शीशे पे मारा, दोनों को निकाला, फुल पिट्टा, प्राइवेट डिफेंस यूज किया जी। प्राइवेट डिफेंस क्या भाई, आपके पास इतना समय था कि आप प्रोटेक्शन मांग सकते थे पब्लिक सर्वेंट्स की, पब्लिक अथॉरिटीज की, तो वो मांगनी चाहिए थी ना, आई बात समझ में, ऐसा नहीं कि खुद से बन गए शहंशाह। डन, हाँ जी बेटा, हाँ जी, फिर तो बेटा पब्लिक अथॉरिटी खुद ही जाएगी ना, बताओ कैसे, बेटा मेरे को ऐसा बता, हुआ है कभी, अच्छा हो चुका है ऐसा, इतने हिम्मती चोर हो गए, पुलिस ऑफिसर के घर ही चोरी हो जाती है, पता नहीं होगा ना, नहीं बेटा हिम्मत वाले ही चोर है। According to subsection 2, the right of private defense in no case extends the inflicting of more harm than it is necessary. अब बातें बंद भाई, देखो कह रहे प्राइवेट डिफेंस के नाम पे कभी भी उतनी पावर यूज मत करना जितनी जरूरी नहीं है, फिर वही एग्जांपल, मिस्टर एस सो रहे हैं, ठीक है जी, चोर घुसा, ठीक है जी, भाई की आंख खुल गई, और उठ इसने एकदम से बोला ओए क्या कर रहा है यहाँ पे, चोर घबरा गया, भैया गलती होगी, भैया गलती होगी, मारना मत मारना मत, अब इसने सोचा दिन में मैं पिटा था माँ बाप से, ठीक है जी, दिन भर की बड़ास बेचारे चोर पे निकाल दी, ठीक है जी, तो कह रहे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड नहीं होता बेटा उतना आराम पहुंचाने के लिए जितना जरूरी था उससे ज्यादा, ठीक है जी, भाई अगला डांट से ही डर गया, ठीक है जी, कह रहा भैया गलती होगी पुलिस के हवाले कर दो बस मारना मत, फिर भी आप प्राइवेट डिफेंस के नाम पे हार्म पहुंचा रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या नहीं मिलेगी, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी प्राइवेट डिफेंस की, ठीक है जी, आई बात समझ में, बोलो भाई, डन। When right of private defense of body extends to causing death, अब वो पॉइंट आगे भाई बिल्कुल आसान है, प्राइवेट डिफेंस सुन लो, अब प्राइवेट डिफेंस के नाम पे कि मैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, इस नाम पे कब आप सामने वाले की डेथ कर सकते हैं, आई बात समझ में, सामने वाले को आप डेथ तक पहुंचा सकते हैं किन केसेस में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स, कब तक, अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन 37 टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द assailant if the offense which occasions the exercise of right be of any of description hereinafter enumerated namely, इनमें से कोई भी एक्ट अगर सामने वाला कर रहा है तो आप भी प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की डेथ का रीजन बन सकते हैं, आई बात समझ में, क्या such an assault as may reasonably cause the apprehension of that death will otherwise be the consequence of such assault, अगर मैं नहीं रोकता थी तो आज मैं यहां नहीं खड़ा होता, सामने वाले की जगह, ठीक है जी, मेरा शव वहां पड़ा होता, आ रही है बात समझ में, बोलो भाई, कि सामने वाला ऐसा असोल्ट कर रहा था जी जिसका रिजल्ट क्या होता, डेथ, इस वजह से मैंने प्रोटेक्ट किया। दूसरा,
Such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault. अगर मैं ऐसा नहीं करता जी तो बहुत भयंकर या बहुत ज्यादा चोट पहुंच सकती थी। आप देखो तो सही जी, सामने वाला 2 बंदूक, 2 AK-47, 2 ग्रेनेड लेके आया था। ठीक है जी, हाँ तो दिख रहा है ना कि ग्रेवियस हर्ट। क्या बेटा? एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, सामने वाला रेप की इंटेंशन से आया था जी, बचाव करने के लिए डेथ करना पड़ा। एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। ठीक है जी, ग्रेटिफाइंग वर्ड का मतलब होता है कि अपने आप को उस चीज को संपूर्ण करने के लिए। ठीक है जी, मतलब वैसे तो थोड़ा सा सम्मानित, ऐसे समझो भाई अपने जो अननेचुरल लस्ट थी उसको उसको वो पूरा करना चाहता था, इस सोच के साथ आया था जी। असोल्ट किया था सामने वाले ने किडनैपिंग या अबडक्टिंग के लिए, क्या करता जी? किडनैप हो जाता, अगला मान ही नहीं रहा था। ठीक है जी, इस वजह से क्या करना पड़ा? डेथ कमिट करनी पड़ी। तो यहां पे आप रीजन बन सकते हैं कि एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। An assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। ठीक है जी, कन्फाइन कर रखा है जी, पूरी कोशिश कर ली, ना कोई टेलीफोन है ना कुछ और है कि मैं पब्लिक अथॉरिटी से कांटेक्ट कर पाऊं, निकलने ये दे नहीं रहे जी। क्या करता? ठीक है जी, निकलने के लिए हुई थोड़ी सी बहस हुई, हाथापाई हुई, उसमें सामने वाले की जान चली गई, तो क्या कर सकते हैं जी? डेथ तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। आपको क्या पता किडनैप होने के बाद क्या होता? आप ये कह रहे हो जी अच्छा मैं वेट करता कि वो किडनैप करे, ठीक है जी, वहां ले जा करके मेरे को बैठाए, फिर मेरे को लगता कि ये तो डेथ तक पहुंचाने वाला है, तब मैं यूज करता जी प्राइवेट डिफेंस। ठीक है जी बेटा, देखो सी पॉइंट में रेप लिखा है और डी पॉइंट में लिखा है अननेचुरल लस्ट। ठीक है जी, ऐसी इच्छाएं जो नेचुरल नहीं है उनकी पूर्ति के लिए। ठीक है जी, अगर एक पर्सन इस इंटेंशन के साथ आया था, ठीक है जी, इन शॉर्ट जैसे बेटा एक तो होता है नेचुरल वे ऑफ सेक्स, कुछ अननेचुरल वे होते हैं, तो उनकी बात हो रही है कि उस इंटेंशन के साथ पर्सन आया था, इस वजह से प्रोटेक्ट करने के लिए डेथ करनी पड़ी प्राइवेट डिफेंस में, तो यहां पे भी डेथ की जा सकती है। समझ गए भाई? डन। An act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। अगर मैं ऐसा नहीं करता, ये पत्थर नहीं मारता, धक्का नहीं देता, तो सामने वाला मेरे ऊपर एसिड फेंक देता। समझ गए भाई? डन। बोलो भाई, क्लियर है क्या? When such right extend to causing any harm other than death, प्राइवेट डिफेंस में कब आप चोट पहुंचा सकते हो डेथ के अलावा? तो कह रहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38, इनके अलावा अगर कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो आप चोट पहुंचा सकते हो सामने वाले को। ठीक है जी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजेज ऑफ डेथ टू असेलिएंट। अच्छा, असेलिएंट का मतलब होता है जो असोल्ट करने आया है। कह रहे डेथ के अलावा और हार्म पहुंचा सकते हो आप इन केसेस में, बट डज नॉट एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन 37। बट 37 को जरूर ध्यान रखना, ये वाले रीजन ना हो, इन शॉर्ट की पब्लिक सर्वेंट ना कर रहा हो वो चीज। क्लियर? बोलो भाई। टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असेलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। इन शॉर्ट ऐसा लिखा बेटा 37 ये बताता है यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस डेथ हो रही थी आपकी। 38 कह रहे प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की डेथ की जा सकती है अगर ये ऑफेंस हो रहे हैं तो, और उसके बाद ये कह रहा है 39 की आप कोई और हार्म पहुंचा सकते हैं डेथ छोड़ के अगर ये वाले ऑफेंस नहीं है तो। चोरी करने आया, रोबरी करने आया, इस वजह से थप्पड़ लगा दिया जी, धक्का दे दिया, उसके चोट लग गई, आई बात समझ में? सामने वाले ने जी नहीं टिक रहा था, इस वजह से मैंने भी 1-2 टिका दिए, फिर बैठा ये शांत, अदरवाइज ये रोबरी के मकसद से आया था, ऐसी चीजें। ठीक है जी, बोलो भाई। कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस, ठीक है जी, कितने अच्छे वर्ड, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। शुरुआत कब करोगे प्राइवेट डिफेंस की? सामने वाला दिखा तभी ना, पहले वेट करो, अगर लग रहा है वो चोट पहुंचाना चाह रहा है तो ही। समझ गए भाई? और कब तक? जब तक आपको ये तसल्ली ना हो जाए कि अब चोट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस, कब शुरुआत होती है?
एज सुन एज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी अराइजेस फ्रॉम अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस थ्रू द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड। मतलब बाइक आके रुकी है, ठीक है जी, मंकी मास्क लगा रखे हैं, ठीक है जी, और साफ दिख रहा है एक बोतल है जिसमें तेजाब है, ढक्कन खोल रहे हैं तुरंत कि जैसे ही एप्रीहेंशन हुआ कि ये तो तेजाब फेंकने वाले हैं, या एक सुनसान रोड है, मान लो मिस्टर एस जा रहे हैं, ठीक है जी, हंसते हैं, बताओ, एक बाइक आके रुकती है लूटपाट के इरादे से, एक पर्सन उतर रहा है, उसी समय भागना शुरू करेगा या नहीं करेगा? या मान लो भागने की जगह है नहीं, सामने गली बंद है, ठीक है जी, कोई ईंट पत्थर कुछ पड़ा है या कोई डंडा पड़ा है, उसको उठा के प्राइवेट डिफेंस यूज करना शुरू करेगा या नहीं करेगा? करेगा। या फिर वेट करेगा, कभी ही मेरे को हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोलने आ रहे हैं, है ना, कि ये वेट करे आएंगे, इसको धमकाएंगे, सामान चोरी करेंगे, बाइक पे बैठेगा, जाने लगेगा, फिर ये जागेगा, नाउ माई प्राइवेट डिफेंस कम्स, है ना, कि अब मैं प्राइवेट डिफेंस यूज करूंगा। नहीं, जिस समय लग जाए कि सामने वाला पर्सन, ठीक है जी, इस इरादे से आया है या कमेंट्स कर चुका है, जैसे ही आपको एक अंदाजा हो गया कि ये तो भाई ऑफेंस करने वाला है, तुरंत आप क्या कर सकते हो? प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हो, एंड करते रहोगे, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच अप्रेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। जब तक आपको लग रहा है कि डर है सामने वाले से, तब तक आप क्या करते रहेंगे? प्राइवेट डिफेंस को यूज करते रहेंगे। और ये डर ऐसा नहीं है कि मुझे तो तसल्ली नहीं हुई थी, आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एस ने फॉर एग्जाम्पल ब्रिक उठा करके सर में मार दी, ठीक है जी, और वो हिल रहा है, एक हाथ तोड़ दिया, अभी भी हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं ये मेरे को चोट ना, दूसरा हाथ तोड़ दिया उस पर्सन, अभी भी डर लग रहा है जी, ठीक है जी, टांग तोड़ दी एक। ऐसा नहीं कह रहे भाई, जब ऐसा लग जाए कि अब नहीं है खतरा, ये नहीं कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी जी, मैं तो बहुत ही डरा हुआ था, सामने वाला सिर्फ चोरी करने आया था, स्नैचिंग करने आया था, और उसकी सजा ऐसी नहीं है डेथ सेंटेंस, या उसमें आपको ऐसा डर नहीं है कि डेथ हो सकती थी। हाँ, अगर ये रीजंस है जी, मुझे ऐसा लग रहा था वो तो मुझे जान से मार देते, तो आप जान ले सकते हो। आई बात समझ में? या ऐसा लग रहा था जी कुछ ऐसे हो सकता था जी कि वो मुझे कन्फाइन कर लेते, मुझे किडनैप कर ले जाते, अबडक्शन हो जाती मेरी। आई बात समझ में? बोलो भाई, क्लियर? When right of private defense of property extend to causing death, अब ये पढ़ाने की नीड नहीं है, यहां आपने पढ़ा था बॉडी के अगेंस्ट कौन से ऑफेंस होने वाले थे, तब आप डेथ तक पहुंचा सकते हो प्राइवेट डिफेंस में। यहां पढ़ रहे हो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन से ऑफेंस हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 प्राइवेट डिफेंस का अधिकार इतना अधिकार दे देता है कि ऑफेंडर को आप डेथ तक पहुंचा सकते हो, रॉन्ग डूअर को, अगर वो क्या करने आया है, इनमें से कोई ऑफेंस करने के लिए आया है। पहला रॉबरी, दूसरा हाउस ब्रेकिंग सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले, घर के ताले तोड़ना, घर में घुसना, ना मारो, सामने वाला मार दे। तो जरूर एक बात बता, कहां ये लिखा है कि शेल पक्का पक्का मारोगे? क्यों आएगा ये? ना, मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। हाँ, ये बोल सकते हो कोई भी आ जाए। बेटा ऑफेंस तो बताने पड़ेंगे ना। कहां लिखा है बेटा जान से मारना है? ऐसा लिखा है एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ। तो बेटा हेल्प ले सकते हो, पड़ोसी होते हो, और बहुत सी चीजें होती है, दिन का समय अलग होता है, रात को सब लोग सो रहे होते हैं। आई बात समझ में? इतनी हेल्प के लिए नहीं आता जनरली कोई एकदम से, समझे बेटा? दोपहर में मान लो, अब आप ये कहना चाह रहे हो आपके घर में दोपहर को चोरी होने लग गई, ठीक है जी, आई बात समझ में? आप रोको, रुक जाएगा अगला? नहीं रुकेगा तो क्या कर सकता है अगला, बताओ, बोलो भाई। अब आपको लग रहा है जी आप चुपचाप बैठ जाओ, जाने दो चोरी करके, अन्यथा विरोध करो। विरोध करेगा तो सामने वाला किस हद तक जा सकता है, बोलो? जान से ही मारेगा। तो लिखा तो है प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो अगर आपकी जान पे बनी आई है तो, समझ गए? अब आप पता है क्या पढ़ रहे हो कि प्राइवेट डिफेंस में जान से मारना ही मारना है अगर ये हो रहा है तो? नहीं,
यहां लिखा है एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ। आई बात समझ में जी। और मतलब आप इस सोच से पढ़ रहे हो कि यहां पे ये लिखा है जान से मारना है और आप मार ही दोगे, है ना, अगला ये कहेगा हाँ ले मार दे। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता बेटा, लिखा है एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ। डेथ तक बात तभी जाती है जब सामने वाले की तरफ से आपकी जान पे बनी आती है। समझे ये चीज? अब एक बात समझो बेटा, आप कह रहे हो सॉरी बस इतनी सी बात के लिए, अरे ये इतनी सी बात है, रात को कोई आपके घर में घुस गया ताले तोड़ के, इतनी सी बात है ये, कब होगी इतनी बात, ये बताओ। चलो आपके अनुसार कब होनी चाहिए? क्या लिखना था यहाँ पे लॉ मेकर को, बताओ। नहीं नहीं बताओ, क्या लिखना था लॉ मेकर को, किन केसेस में? प्रॉपर्टी की बात हो रही है, बॉडी की बात नहीं हो रही, बता बेटा। हेलो भाई, कोई ना क्लास होने वाली है अभी, फिर भेजो। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और क्या बेटा, आपको क्या लगता है कि सर जब यहां पे ऐसा लिखना था जब 5 करोड़ से ज्यादा की चोरी हो रही हो तब, है बेटा? ऐसा लिखना था क्या कि 5 करोड़ से ज्यादा की रोबरी हो रही है तब? तीसरा, मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन डेवलिंग। रिहायशी डेवलिंग का मतलब होता है रहना, ह्यूमन डेवलिंग मतलब ऐसे घर, ऐसे बिल्डिंग, ऐसे टेंट, ऐसे वेसल जहां पे लोग रह रहे हैं, उस पे अगर कोई ऐसी हरकत करता है जिससे आग लग गई या कोई एक्सप्लोजिव्स का यूज किया गया है, और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या ऐसी जगह जहां प्रॉपर्टी को रखा जाता है, जैसे मान लो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है जी, ऐसी जगह पे कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है तो वहां पे भी प्राइवेट डिफेंस के नाम पे क्या किया जा सकता है, बचाव करते हुए डेथ तक पहुंचाया जा सकता है। समझ गए भाई? बोलो भाई। या फिर ऐसी चोरी, ऐसे मिस्चिफ या ऐसे हाउस ट्रेसपास जिसमें ऐसे सस्पिशन है, डाउट हो रहा है कि डेथ हो जाएगी जी, क्लियर? अगर प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं किया तो डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। और सेम यही लिखा अपोजिट है बस कि कहाँ पे चोट पहुंचा सकते हो डेथ के अलावा, तो सेम वही बातें लिखे बेटा, ऐसे ऑफेंस अगर हो रहे हैं, समझ गए भाई, और इसमें वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ, आपको डेथ का खतरा नहीं है तो कोई और हार्म भी पहुंचा सकते हो, बस 37 वाली चीजों को याद रखना। आई बात समझ में? सीबीआई की रेड हुई है, वो प्रॉपर्टी चेक करने आ रहे हैं, आप प्राइवेट डिफेंस करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है जी, कि मेरी प्रॉपर्टी को खतरा है जी, इनको वो सोना मिल जाएगा जो मैंने छुपा रखा है, वहां पे प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। क्लियर? बोलो भाई। फिर सेम ही बात है बेटा, वहां पे बॉडी तक कब शुरू करेंगे, कब तक करेंगे प्राइवेट डिफेंस का यूज प्रॉपर्टी को बचाने के लिए? जब आपको लग रहा है कि हाँ बस सामने वाला घर में घुस चुका है, अब तो चोरी कर ही लेगा, तभी शुरू हो जाओ। कब तक चलेगा? जब तक आपको ये तसल्ली ना हो जाए, बोलो भाई, कि अब ऐसा नहीं हो सकता या जो चीज चोरी की गई थी वो रिकवर कर ली गई है पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा। डन? रोबरी हो रही है तो कह रहे जब तक ऑफेंडर पकड़ा नहीं जाता तब तक क्या कर सकते हैं जी? बोलो भाई, प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग या मिसचीफ हो रहा है तो तब तक प्राइवेट डिफेंस चलेगा जब तक सामने वाला ऑफेंडर कोशिश कर रहा है, तो आप भी प्राइवेट डिफेंस यूज करते रहो। डन? बोलो भाई। हाउस ब्रेकिंग अगर हो रहा है तो कह रहे जैसे ही हाउस ब्रेक हुआ उसी समय यूज कर सकते हैं, और कब तक चलेगा? एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू, जब तक सामने वाला करता रहेगा आप भी प्राइवेट डिफेंस यूज करते रहना, यही बात है बस। क्लियर? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। आपको ऐसा लग रहा है कि दो लोगों की लड़ाई हुई, समझ गए भाई, लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आपको लग रहा है ये वाला तो अब भाई इसको जान से ही मारेगा, तो भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। समझ गए भाई? आई बात समझ में? कर लेना चाहिए और ये यूज, ठीक है जी, जब खासकर बहुत ज्यादा भीड़ हो। अभी रिसेंट में देखा था ना, एक घटना हुई थी जिसमें एक पर्सन ने पार्किंग लॉट में एक महिला को मार दिया था क्योंकि वो उसके पैसे नहीं लौटा रही थी, इतनी सारी भीड़ थी। तो कह रहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असोल्ट विच रीजनेबली कॉज द अप्रिहेंशन ऑफ डेथ, द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड that he cannot have actually exercised the right without risk of harm to an innocent person, his right to private defense extends to the running of that risk। तो खुद के लिए भी और किसी और के लिए भी अगर ऐसा लग रहा है तो प्राइवेट डिफेंस यूज किया
जा सकता है। डन। यहाँ पे BNS कर लेना भाई। चैप्टर कंप्लीट, बोलो भाई। डन। चैप्टर नंबर 7, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर, दैट इज BNS एंड BNSS कंप्लीट होते हैं आपके। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम BSc भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें, कोई भी डाउट्स है तो वो डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। कुछ क्वेश्चंस यहां पे दिए गए हैं, पक्का पक्का कर लेना, ठीक है जी। और कुछ ऐसे हैं जो अब नहीं है, जैसे ये, ठीक है जी, ये। डन। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।